हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आज की क्लास में आपको नंबर सिस्टम नाम के टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। नंबर सिस्टम दैट इज संख्या पद्धति। समझते संख्या पद्धति होती क्या है, नंबर सिस्टम होता क्या है। देखिए, नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति हमारे पास मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स ही जान लेते हैं। संख्याएं क्या है, तो कुछ ऐसे साइन या ऐसे सिंबल्स, ऐसी एंटिटीज जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, काउंटिंग के लिए, दैट मीन्स गिनने के लिए करते हैं। वो क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्लियर है। और नंबर सिस्टम मतलब हम इसमें अलग अलग प्रकार से संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। तो देखिए संख्याओं के प्रकार कैसे कैसे होते हैं हमारे पास। संख्याओं के प्रकार, संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की हैं, है ना। संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की हैं। याद रखिएगा, मैं शब्द मुख्यतः यूज कर रहा हूं यहाँ पर, है ना, क्योंकि संख्याओं के अनेक प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यतः दो प्रकार की हैं। एक है हमारे पास वास्तविक संख्याएं, एक है हमारे पास वास्तविक संख्याएं, और एक है हमारे पास को क्या, काल्पनिक संख्याएं। देखिए वास्तविक और काल्पनिक मतलब रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जो संख्याएं वास्तव में होती हैं, दैट मीन्स हम लोग गिनती के अंदर जिन संख्याओं को अभी तक जानते आए हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या है, काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्या जिनकी सिर्फ कल्पना की जाती है। जैसे कि देखिए, अगर मैं काल्पनिक संख्याओं को पहले बता दूं, तो जैसे मैं लिखता हूं √(-1), दैट इज कर्णी ऋण 1। इसका क्या मान है, इसका कोई मान नहीं है, क्योंकि देखो ये किस तरह से लिखा है। करनी के अंदर कोई संख्या होती है तो वो कब होती है, जैसे आप सभी को अगर मैं फॉर एग्जांपल अलग से बताऊं, जैसे करनी 4 लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, 2। इसका मतलब 2 है, मतलब 2 का वर्ग जो है वो 4 है। 4 किसका वर्ग है, 2 का। ऋण 1 किसका वर्ग है, किसी भी संख्या का वर्ग करें तो कभी ऋणात्मक तो आएगा नहीं, पर कल्पना में तो हो सकता है ना, कल्पना में तो हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ऋण 1 किसी का वर्ग है, तो कर्णी ऋण 1 करेंगे तो हमारे पास ये सिर्फ कल्पना है हमारी, तो ये नंबर क्या होगा, एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी हमारे पास। अब देखिए काल्पनिक संख्या को हम डिनोट करते हैं इस सिंबल के साथ, इस चिन्ह के साथ। ये क्या है, आप लोग अगर सामान्य अंग्रेजी जानते हैं तो आप इसको आई पढ़ते हैं, स्मॉल आई, है ना। इंग्लिश को हम लोग, इंग्लिश के अंदर हम लोग जब एबीसीडी पढ़ते हैं उसमें आई लिखते हैं, ये वही आई है नहीं, ये है हमारे पास आयोटा, इसको हम पढ़ते हैं आयोटा। ये क्या कहलाता है, आयोटा, जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है। और आयोटा मतलब क्या होता है, आयोटा बराबर होता है ऋण कर्णी 1 के, है ना। कर्णी ऋण 1 के बराबर होता है आयोटा। एक चीज जो और जान लीजिए, वो क्या होता है, आयोटा का वर्ग। आयोटा का वर्ग क्या हो जाएगा, देखिए वर्ग से तो कर्णी कट जाएगी, इस तरीके से अगर कहूं कर्णी ऋण 1 का वर्ग, तो यहाँ वर्ग से कर्णी कटी, क्या मान मिलेगा, ऋण 1। मतलब आयोटा वर्ग का मान क्या होता है, ऋण 1 होता है। ठीक है, ये सभी छोटी छोटी सी चीजें हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार से हो सकती हैं, जैसे कि दशमलव, और एक हो सकती हैं पूर्णांक। ठीक है, दशमलव और पूर्णांक। इंग्लिश में कहें तो ये हो जाएगा हमारे पास डेसिमल, और ये हो जाएंगे हमारे पास इंटीजर्स। ठीक है, दशमलव संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, सभी जानते हैं, जैसे कि 0.1 की बात करूं 0.1, 2.4, 5.6, 7.8। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, ये सारी की सारी किसके अंदर आएंगी, दशमलव के अंदर। पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे कि पूर्णांक मतलब नाम से ही है, पूर्णांक मतलब पूरा का पूरा अंक, जैसे 1, 5, 7, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 5, ऐसे कुछ भी हो सकता है। 0, ऐसे कुछ भी हो सकता है हमारे पास। पूर्णांक को हम लोग संख्या रेखा पर भी निरूपित करते हैं। कैसे, देखिए संख्या रेखा एक रेखा होती है जिस पर संख्याएं होती हैं, जिसके केंद्र में होता है 0। शून्य के दाईं ओर मतलब सीधे हाथ की तरफ, इस तरफ को क्या होती है, सारी सारी धनात्मक संख्याएं, 1, 2, 3, ये बढ़ते जाती हैं, अनंत तक चली जाती हैं। शून्य के बाईं ओर जो अंक है वो ऋणात्मक होते हैं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण अनंत तक चली जाएंगी। ठीक है, ये सभी पूर्णांक के अंदर आते हैं हमारे पास। आप सभी को याद रखना है, यहाँ पर एक पॉइंट है, आप लोग अपनी नोटबुक में सारे के सारी चीजें नोट्स करते चल सकते हैं। ठीक है, शून्य जो है, शून्य एक पूर्णांक संख्या, शून्य क्या है, एक पूर्णांक संख्या। शून्य अपने आप में एक पूरी संख्या है। ठीक है, इतना सभी को समझ आता है। तो चलिए अभी मैं आपको नंबर्स के कुछ और टाइप्स के बारे में बताता हूं कि वास्तविक संख्याएं दशमलव और पूर्णांक पर तो आई,
लेकिन दशमलव और पूर्णांक, पूर्णांक के अंदर भी कुछ कुछ टाइप्स के नंबर होते हैं, मैं उन टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए अभी हम चलते हैं वास्तविक संख्याओं की तरफ। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंदर हमारे पास कुछ कुछ चीजें होंगी, जैसे कि पूर्णांक पे बात कर रहे थे तो मैं पूर्णांक कर लेता हूं इसको, ठीक है, पूर्णांक कर लेते हैं। ये हो गया पूर्णांक। पूर्णांक के पास क्या है? हमने देखा कि ऋणात्मक संख्याएं थी। क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। और क्या था इसके पास? और था शून्य। और क्या थी? सारी की सारी धनात्मक संख्याएं, ठीक है। ऋणात्मक थी, शून्य था और धनात्मक संख्याएं थी। यहां पर जो सिर्फ धनात्मक संख्याएं हैं वो क्या है? 1 2 3 4 ऐसे करते करते आगे तक बढ़ जाती है, ठीक है। शून्य क्या है? शून्य तो अकेला शून्य होता है। अब सिर्फ इन संख्याओं को 1 2 3 4 को हम क्या कहते हैं? ये कहलाती है हमारे पास प्राकृत संख्याएं। ये क्या कहलाती है हमारे पास? प्राकृत संख्याएं, दैट इज नेचुरल नंबर्स। ये क्या है? शून्य, जीरो। और ऋणात्मक संख्याओं पर क्या होंगे? ऋणात्मक संख्याएं मतलब ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऐसे करते करते आगे और भी ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी, वो ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब यहां पर अगर हम शून्य और प्राकृत संख्याओं को जोड़ दें, क्या करते हैं? शून्य और प्राकृत संख्याओं को जोड़ दें। जोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि 0 और 1 मिलकर 1 हो गया। जोड़ दें मतलब अगर एक समूह बनाऊं जिसके अंदर 0 भी आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 ऐसे करते करते मतलब शून्य भी आ जाए और सभी की सभी प्राकृत संख्याएं आ जाएं, तब हमारे पास ये क्या कहलाता है? ये जो समूह होगा ये पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है पूर्ण संख्या, ठीक है। आशा करता हूं सभी को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा अभी मैं आपको कुछ और टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में भी बताता हूं, जिसमें एक है हमारे पास परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जान लेते हैं, इसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्नों के बारे में बताता हूं, इसके बाद हम कुछ प्रश्न करेंगे। तो देखिए वास्तविक संख्याओं के ही दो प्रकार, वास्तविक संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के दो हिस्से होते हैं हमारे पास, एक है परिमेय और एक है हमारे पास अपरिमेय। देखिए परिमेय संख्याएं उदाहरण के साथ हम और भी समझेंगे, अभी मैं जस्ट आपको इतना बता सकता हूं, परिमेय थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं। परिमेय, परिमेय क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं, देखिए परिभाषा ही लिख देता हूं यहां पर कि वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। जहां पर एक हमारे पास कंडीशन होती है कि जो Q होगा, Q कभी भी क्या नहीं हो सकता हमारे पास? शून्य नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 1/4 2/5 3/9 ऐसे कुछ भी संख्याएं हो सकती हैं, सिर्फ जो हमारे पास Q होगा वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता। यहां पर एक चीज और बता देता हूं, ऊपर वाली राशि को हम कहते हैं अंश और नीचे वाली राशि को हम कहते हैं हर। इसके अलावा और जान लीजिए, जैसे एक नंबर लिखा है 5, सिर्फ 5, क्या यह एक परिमेय संख्या है? इसको देखकर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 5 की जगह पर 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। क्या ये एक परिमेय संख्या है? यहां पर P तो दिखता है, क्यों नहीं दिखता? अगर मैं 5/1 लिखूं क्या दिक्कत है? 5 1 में बटेगा 5 ही आएगा। सेम चीज है, ये भी P/Q बन गया। P/Q मतलब परिमेय संख्या, मतलब मैं क्या कह सकता हूं, सारी की सारी संख्याएं हमारे पास जो होती हैं वो क्या हो सकती हैं? परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ पूर्णांक। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं, ठीक है, या वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा
सकता। जैसे कि कर्णी 2 की बात करें, कर्णी 2 दो किसी का वर्ग नहीं होता, तो कर्णी 2 का कोई फिक्स मान नहीं है, कर्णी 2 का अनंत मान हो जाता है, जैसे 1.41 ऐसे करते करते वैल्यू बढ़ती जाती है, कभी खत्म ही नहीं होता इसका दशमलव प्रसार। खत्म ही नहीं होगा तो हम इसकी परिमेय संख्या कैसे बनाएंगे, इसको भिन्न तो बना ही नहीं सकते। अब भिन्न नहीं बना सकते तो हमारे पास ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। और बता दूं तो पाई के बारे में लगभग सभी जानते हैं, है ना। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान क्या होता है 3.14578 ऐसे करके करते बढ़ता जाता है, रुकता तो है नहीं कभी। तो पाई भी क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, चलिए अभी हमने इसको भी देख लिया, बस दो और देखनी है हमको, आवर्ती और अनावर्ती दशमलव। इसके बाद सीधा सवालों की तरफ चलते हैं। ठीक है, आवर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव। दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं ना, वो भी जान लेते हैं। पहले सभी प्रकार जान लेते हैं संख्याओं के, सभी मतलब जितने हमारे लिए भी रिक्वायर्ड है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को देखते हैं। दशमलव हमारे पास दो प्रकार के होंगे, एक होगा आवर्ती या शांत। ये दो एक ही कैटेगरी में इसलिए रखे हैं क्योंकि दोनों का कुछ ना कुछ हमारे पास रखने का कारण है। एक होता है अनावर्ती, अनावर्ती और आवर्ती। आवर्ती या शांत का मतलब क्या, शांत का मतलब जान लो सबसे। 0.5 लिखा है, दशमलव के बाद 5 गए खत्म, मतलब 5 पर जाकर के विराम। और क्या हो जाएगा, जैसे कि 2.7 या 7.2 लिखूं, खत्म। 1.245 खत्म, 2.895 खत्म। कहीं जाकर विराम हो जाए तो शांत दशमलव। आवर्ती का मतलब क्या है, आवर्ती का मतलब है कि कोई चीज आएगी तो वो आती ही जाएगी। जैसे कि लिखा 2.56 56 56 56, मतलब सेम चीज आ रही है और आती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले 5 6 आया, फिर 5 6, फिर 5 6, फिर 5 6। इसको जब हम लिखते हैं तो इसको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, 2.56, ये बार बार आ रहा था ना, तो इसके ऊपर ऐसे करके एक बार लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि ये बार बार आ रहा था। ठीक है, इस संख्या को p बटा क्यू बनाया जा सकता है। कैसे बनाते हैं वो आगे की कुछ क्लासेस में समझाएंगे, लेकिन इसको हम p बटा क्यू बना सकते हैं। ऐसे और भी हो सकता है 0.123, अगेन 123, अगेन 123, ऐसे करते करते इंक्रीज होता जा रहा है। दैट मीन्स वी कैन राइट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ 0.123 बार, बिकॉज 123 रिपीटिंग इनडेफिनेटली मेनी टाइम्स। ओके, ठीक है, समझ आया सभी को। आगे देखते हैं अनावर्ती क्या होता है। अनावर्ती का मतलब यह है कि एक तो दशमलव रुक भी नहीं रहा है कहीं जा करके, ऊपर से दशमलव बढ़ता जा रहा है। जैसे देखो 0.12569211214 ऐसे करते करते बढ़ता जा रहा है। देखो कोई एक फिक्स यहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। एक के बाद दो आया, दो के बाद 5 के बाद 6 के बाद 9 के बाद 2, दो के बाद यहाँ एक आ गया, यहाँ तो 5 आया था, फिर एक के बाद एक आ गया, यहाँ तो 2 आया था, फिर 2 आ गया। मतलब कोई निश्चित हमारे पास एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है कि हम बार लगा पाए, और ये नंबर रुक भी नहीं रहा है। जब दशमलव के बाद ऐसी संख्याएं आती जाएं कि जो ना रिपीट कर रही, मतलब बार बार भी नहीं आ रही हो लेकिन शांत भी नहीं हो रही, तो हम कहते हैं इसको अनावर्ती दशमलव। ठीक है, जानने लायक बात क्या है कि आवर्ती या शांत दशमलव वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। आवर्ती दशमलव या शांत दशमलव परिमेय होते हैं। क्यों, क्योंकि 0.5 को हम एक परिमेय संख्या p बटा क्यू बना सकते हैं, 7.2 को भी बना सकते हैं। अब कैसे बनाते हैं ये आगे क्लासेस में आपको सिखाया जाएगा। जैसे 1.245 है, दैट कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, सो दैट इज आल्सो अ रैशनल नंबर, दैट इज परिमेय संख्या। ठीक है, आगे हमारे पास जैसे ये है, इसको भी लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं वो आगे क्लासेस में जानेंगे। चलिए तो हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। देखिए यहाँ पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको कुछ संख्याएं लिखी हैं, हमको क्या बताना है इसमें से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय। जितना हमने अभी तक पढ़ा उतने से हम इनका आंसर कर सकते हैं। जैसे देखो सबसे पहले क्या है, कर्णी 23 √23। तो आप लोग बस इतना सोचिए, क्या 23 किसी का वर्ग है? नहीं, 23 किसी का वर्ग तो नहीं है। अब अगर 23 किसी का वर्ग नहीं है तो 23 रूट से बाहर भी नहीं आ सकता कर्णी से। और कर्णी के अंदर जब भी हमारे पास ऐसा नंबर हो जो किसी का वर्ग नहीं होता तो ये क्या कहलाता है हमारे पास, एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब कर्णी 23 कैसी होगी, एक अपरिमेय। अगला है कर्णी 225। 225 किसी का वर्ग होता है क्या? 225 होता है 15 का वर्ग। ठीक है,
अब 225 15 का वर्ग होता है तो करनी 225 क्या हो जाएगा 15। मतलब ये कैसी संख्या होगी हमारे पास, एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 15 को p बटा q के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे लिखा है 0.3796, ये परिमेय है या अपरिमेय। देखिए यहां पर अगर बताऊं तो 0.3796, इसको ही लिख सकते हैं क्या, ऊपर की सारी संख्याएं लिखिए 3796 बटे दशमलव की जगह एक, इसके बाद सारी संख्याओं का शून्य, चार संख्याएं हैं 4 शून्य, ये बन गया p बटा q के रूप में। मतलब ये भी क्या है हमारे पास, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे होगा, दशमलव रुक तो रहा नहीं है, लेकिन यहां पर अगर ध्यान दें तो 478 सेम चीज रिपीट कर रही है। दैट मीन्स यही क्या है 7.478 बार लगा है, तब ये परिमेय संख्या तो होगी, ये तो फिक्स हो गया कि परिमेय होगी। ठीक है, चलिए मैं आपको यहीं पर एक चीज बता देता हूं, ये परिमेय संख्या है, कैसे निकलेगा, इसको हम भिन्न कैसे बना सकते हैं। जब भी बार लगा हो, साधारण बार नहीं लगा हो तो हम तो जान लिए दशमलव का एक और बाकी शून्य, जब बार लगा हो तब क्या बनेगा, तो जो संख्या है इसको लिख लेते हैं 7.478 बार। देखिए इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, ऊपर की संख्याओं को वैसे ही लिखो 7478 बटे दशमलव के बाद कितने लोग हैं 3, यहां पर दशमलव का एक नहीं आता है, जब भी बार लगा होगा तो हम दशमलव का एक नहीं लिखेंगे। सिर्फ देखिए कितनी संख्याओं के ऊपर लगा है बार, 1 2 3, 3 संख्याओं के ऊपर लगा है बार, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उतने 9 आते हैं, उतने क्या आते हैं 9 आते हैं, तो ये भी p बटा q तो बन गया। अगला देखो, अगला क्या है 1.10 1 डबल शून्य 1 ट्रिपल शून्य 1 के बाद 4 शून्य फिर 1, यहां पर संख्याएं रुक तो रही नहीं दशमलव के बाद और आगे भी बढ़ती जा रही हैं। देखो ना रुक रही हैं, आगे बढ़ते जा रही हैं और रिपीट भी नहीं कर रही हैं, पहले 10 आया फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000, अगला 1 लाख हो सकता है ना, होगा ही होगा वैसे। तो जब हमारे पास किसी फिक्स पैटर्न पर चीजें रिपीट नहीं होती, अनावर्ती दशमलव है, तब हम क्या कह सकते हैं, ये कैसा होगा हमारे पास, ये होगा अपरिमेय, है ना। आशा करता हूं देखो ये सवाल सभी को आराम से समझ आया होगा, नहीं भी आया हो तो कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, आगे हम अभी और भी क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपकी समझ इसमें बेहतर होती जाएगी। चलिए आगे कुछ और टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। देखिए एक और सवाल है हमारे पास, एक और सवाल है बढ़िया सा, क्या इनमें से कौन एक परिमेय संख्या है, हमको ये बताना है। देखिए करनी 2 तो किसी का वर्ग नहीं है, अब घात की बात करते हैं, करनी 3, क्या 3 किसी का वर्ग है, नहीं, इसको और ज्यादा सरल तो नहीं कर सकते, ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। यहां पर देखिए करनी 4 किसी का वर्ग होता है क्या, करनी 4 जो है या जो 4 होता है वो 2 का वर्ग होता है, मतलब करनी 4 का मान क्या होगा 2। अब यहाँ क्या होता है, अगर करनी के ऊपर लगी हो घात 2 तो घात 2 से तो करनी कट जाता है, ये कितना आएगा 3 एक परिमेय संख्या है, मतलब हमारा उत्तर ये तो हो सकता है। और देख लेते हैं, देखिए करनी 4 मतलब 2 की घात क्या है करनी 5, क्या हमारे पास 5 किसी का वर्ग होता है, नहीं होता, ये भी क्या हो गई एक अपरिमेय संख्या हो गई। करनी 6 किसी का वर्ग नहीं होता, करनी 5 भी किसी का वर्ग नहीं होता, ये भी कैसा नंबर हो गया एक अपरिमेय। तो परिमेय संख्या सिर्फ क्या है हमारे पास, करनी 3 की घात करनी 4, यह एक परिमेय संख्या है। हम ऐसे थोड़ा सा सरल करके भी अपने उत्तर की तरफ पहुंच सकते हैं। ठीक, आज की क्लास में हम लोग इतने ही चीजों के बारे में पढ़ेंगे, आगे क्लासेस में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए नए क्वेश्चंस के बारे में और सीखेंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास में लगभग सभी को चीजें समझ में आई होंगी। किसी को कुछ चीजें समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स छोड़ सकते हैं।